20वीं सदी में कम्युनिस्ट शासनों के तहत करोड़ों लोगों की जानें गईं। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये संख्या, ये इतना बड़ा आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? तो चलिए, आज हम इसी भयावह आंकड़े के पीछे के इतिहास और उस पर जो विवाद हैं उसकी पड़ताल करते हैं। तो सवाल सीधा है कि 20वीं सदी में कम्युनिस्ट शासन के अंदर आखिर कितनी मौतें हुईं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से इतिहासकारों को, आप कह सकते हैं, उलझा कर रखा है, और इसका जो जवाब सामने आता है वो वाकई में चौंकाने वाला है। लगभग 10 करोड़। जी हाँ, ये वो अनुमान है जो अक्सर दिया जाता है। अब जरा सोचिए, ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि इसे ठीक से समझना भी मुश्किल हो जाता है। और यही आंकड़ा हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। इस बड़ी और जटिल संख्या को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये बड़ा और विवादित आंकड़ा आया कहाँ से? फिर, इन मौतों को गिना कैसे जाता है, क्या तरीका है? इसके बाद हम इतिहास के कुछ सबसे बड़े मामलों पर नजर डालेंगे। फिर ये समझेंगे कि इन संख्याओं पर इतनी असहमति क्यों है, और आखिर में क्या इन सभी शासनों में कोई एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। ये जो 10 करोड़ का एक विशाल और विवादित आंकड़ा है, ये असल में आया कहाँ से? देखिए, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मशहूर हुआ द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म जैसी किताबों से। इन किताबों ने 8.5 से 10 करोड़ के बीच का एक आंकड़ा दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अकादमिक जगत में, इतिहासकारों के बीच इस नंबर पर बहुत बड़ी बहस है। कई लोग इसकी गिनती के तरीकों और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इस पर सवाल उठाते हैं। तो अगर आंकड़ों पर इतना विवाद है, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर शोधकर्ता इन मौतों को गिनते कैसे हैं? इसके पीछे एक खास मेथोडोलॉजी काम करती है। इस गिनती को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, अतिरिक्त मृत्यु दर, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस मोर्टेलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए कि सामान्य हालात में 1 लाख लोग मरते, लेकिन किसी संकट जैसे कि अकाल की वजह से 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, तो वो जो अतिरिक्त 50,000 मौतें हैं, उन्हें एक्सेस मोर्टेलिटी कहा जाता है। इसी से उन मौतों का अनुमान लगता है जिनका कोई सीधा रिकॉर्ड नहीं होता। तो जो कुल अनुमान लगाया जाता है वो आमतौर पर 4 तरह की मौतों को मिलाकर बनता है। पहला, जिनकी सीधे तौर पर हत्या कर दी गई। दूसरा, जेलों में या फिर लेबर कैंप्स में जिनकी मौत हुई। तीसरा, जब लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकालकर कहीं और भेजा गया, उस दौरान हुई मौतें। और चौथा, जो अक्सर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वो है सरकारी नीतियों से पैदा हुए अकाल के कारण होने वाली अतिरिक्त मौतें। तो ये जो तरीका है गिनती का, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए, इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े और दुखद मामलों को देखते हैं। इनमें 3 मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान मौतों का अनुमान 1.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है अनुमानों में। सोवियत संघ का आंकड़ा करीब 2 करोड़ के आसपास माना जाता है। और कंबोडिया, वहां खमेर रूज के सिर्फ 4 साल के छोटे से शासन में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ इन 3 बड़े देशों तक ही सीमित नहीं थी। 1990 के दशक में उत्तर कोरिया में जो अकाल पड़ा, उसमें लाखों लोग मारे गए। वियतनाम, लाओस और क्यूबा में भी राजनीतिक दमन और दूसरी वजहों से हजारों जानें गईं। और इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, सही डेटा का ना होना, जो अपने आप में ही उस त्रासदी का एक हिस्सा है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि इन अनुमानों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्यों इतिहासकार किसी एक नंबर पर सहमत नहीं हो पाते? ये पूरी बहस जो है ना, वो मूल रूप से 2 अलग-अलग तरीकों पर टिकी है। जो लोग ऊंचे अनुमान देते हैं, यानी 6 से 10 करोड़ वाले, वो सीधी हत्याओं और अकाल जैसी अप्रत्यक्ष मौतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कम अनुमान देते हैं, वो बहुत सख्त परिभाषा इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों तरह की मौतों को अलग अलग गिनना पसंद करते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो आंकड़ों में ये जो इतना बड़ा अंतर है, वो 3 मुख्य वजहों से है। पहली, मौत को परिभाषित कैसे किया जा रहा है। दूसरी, जो जानकारी मिल रही है, यानी स्रोत, वो कितने भरोसेमंद हैं। और तीसरी, कि किस समय सीमा और किन भौगोलिक इलाकों को अध्ययन में शामिल किया जा रहा है। इन्हीं वजहों से किसी एक संख्या पर सहमति बनना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है।
चलिए अब आखिर में इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन ढांचागत कारणों को देखते हैं जो इन सभी शासनों में एक जैसे थे। इन अलग-अलग देशों और अलग-अलग समय के शासनों में कुछ परेशान करने वाली समानताएं थीं। जैसे हर जगह एक ही पार्टी का सिस्टम था, सारी की सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित थी, किसी भी तरह की असहमति को कुचल दिया जाता था, सूचना और लोगों की आवाजाही पर पूरा नियंत्रण था और समाज को पूरी तरह से बदलने की बहुत बड़ी-बड़ी सरकारी परियोजनाएं चल रही थीं। इन सब ने मिलकर वो हालात पैदा किए जिनमें इतनी बड़ी तबाही मुमकिन हो पाई। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है कि जब किसी भी राज्य की, किसी भी सत्ता की जवाबदेही खत्म हो जाती है, तो अकाल, विस्थापन और सामूहिक हिंसा का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इतिहास के ये अध्याय सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक चेतावनी है और ये एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। किसी भी व्यवस्था में बेलगाम सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आखिर क्या है?